Hello everyone, welcome to your channel. Today will we discuss about immunology और इम्यूनोलॉजी के बारे में हम आज बात करेंगे इसकी हिस्ट्री और डिस्कवरी के बारे में। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्पफुल हो सके स्टडी मटेरियल के रूप में। ठीक है? और आपको इस तरीके से इंटरेस्टेड अगर नोट्स बुक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उसमें आप कमेंट करके आप नोट्स प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजी के डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन थोड़ी समझिए कि इम्यूनोलॉजी वह शाखा है जो हमारे शरीर की डिफेंस सिस्टम यानी कि इम्यून सिस्टम का अध्ययन कराती है। ठीक है, यह सिस्टम शरीर को कह सकते हैं बॉडी को बैक्टीरिया वायरस और फंजाई या कि दूसरे पैथोजन से भी बचाती है। ठीक है, कुछ मुख्य बातें यहाँ पर रखी गई है याद करने योग्य कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी जो होती है ये कह सकते हैं कि डिजीज से लड़ने की पावर होती है, मतलब कि एक रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। पैथोजन किसको कहते हैं कि बीमारी पैदा करने वाले जीव, मतलब कि जो डिजीज उत्पन्न करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम पैथोजन कहते हैं। एंटीबॉडीज क्या होती है कि शरीर द्वारा बनाए गए डिफेंस प्रोटीन्स, मतलब सुरक्षा जो प्रोटीन्स होता है उसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। ठीक है, कुछ इसकी टाइमलाइंस मेजर डिस्कवरीज देखते हैं, क्या इतिहास रहा है। ठीक है, तो चल में इसका जो इतिहास स्टार्ट हुआ है इम्यूनोलॉजी का 430 बीसी से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जिसमें से एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है थियोडिड्स है। ठीक है, इनका अवलोकन किया गया, किस रूप में किया गया था? प्लेग ऑफ द एथेंस से। ठीक है, इसके रूप में इसका अवलोकन किया गया। क्या बताया इन्होंने? उन्होंने देखा कि जिन लोगों को एक बार प्लेग हो चुका उन्हें दोबारा यह बीमारी नहीं हुई। ठीक है, प्लेग एक तरह कह सकते हैं कि ये जोनोटिक डिजीज के रूप में आता है, इंसेक्ट के रूप में। इसे हम आज नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर थोड़ी सी हम एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए कि अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में नेचुरली इम्यूनिटी हमारे बॉडी में जनरेट हो जाती है, और किसी कारण बस वही पैथोजन अगर दोबारा एंट्री मारता है तो उसके अगेंस्ट में मेमोरी एंटीबॉडीज बनी रहती है, और मेमोरी एंटीबॉडीज बनी होने के कारण दोबारा जब इन्फेक्शन होता है तो वो पहले से ही उसको सतर्क होकर के फाइट कर देती है। ठीक है, यही चीज यहाँ पर इन्होंने अवलोकन करके बताया था, यानी कि इन्फेक्शन शरीर शरीर खुद को फ्यूचर इन्फेक्शन से बचा सकता है, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। कीवर्ड क्या दिया इन्होंने कि नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है नेचुरली डेवलप प्रोटेक्शन करने का काम करती है। ये छोटे छोटे टर्म आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि कंपटीशन विषय बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं। फिर इसकी जो टाइमलाइन डिस्कवरीज थी तो ये 10 सेंचुरी में पहुंची, जिसमें से वेरियोलेशन इन द चाइना। ठीक है, मतलब कि चाइना में इनका वेरियोलेशन हुआ। कैसे हुआ इस चीज को समझिए कि चीन में लोग स्मॉल पॉक्स मतलब कि चेचक से बचाव के लिए रोगी की सूखी पपड़ी मतलब स्कैब से पीस करके उन्हें स्वस्थ व्यक्ति की नाक में फूंकते थे। ठीक है, मतलब कहने की यहाँ पर ये है कि जो स्मॉल पॉक्स इस तरह का है, वायरस का इन्फेक्शन है। ठीक है, तो उनके बॉडी में जो स्कार्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको वहां से उस पपड़ी को निकालते थे और व्यक्ति की नाक में फूंकते थे, मतलब उन्हें नाक में डालते थे, जिसके कारण ये बताया गया है। लेकिन ये ऐसा अब नहीं होता है। ये उस दौरान पर क्या था, क्रूड मेथड थी, अर्ली इम्यूनाइजेशन थे। क्रूड का मतलब होता है कच्चा। ठीक है, तो क्रूड मेथड थी इसका को प्रोसेस करने के लिए। इनकी डिस्कवरी आगे पहुंची तो एक और महान साइंटिस्ट आए 1796 में, जिसको हम एडवर्ड जेनर के नाम से जाते हैं, और इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन का पहला टीका डिस्कवर किया था। ठीक है, उन्होंने देखा कि काऊ पॉक्स से संक्रमित महिलाएं स्मॉल पॉक्स से सुरक्षित रहती थीं। ठीक है, इस आधार पर इन्हें पहला वैक्सीन विकसित किया। ठीक है, किन्होंने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था।
कीवर्ड क्या बताया कि वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन दैट मीन्स कि यहाँ पर ये बता रहा है कि इम्यूनाइजेशन बाय द इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड पैथोजन से। वैक्सीनेशन कह सकती हैं कि एक वीकेंड पैथोजन होता है जो इम्यूनाइजेशन कराने का काम करता है। और एडवर्स जेनर को हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं, इसको ध्यान से रखिएगा अपने माइंड में। 1880 में फिर आगे डिस्कवरी पहुंची और लुइस पॉचर ने कुछ अपना इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया यहाँ पर, जिसमें से जर्म थ्योरी के देने का काम किया। ठीक है, इन सब की डिस्कवरी और इन महान साइंटिस्टों की हम माइक्रोबायोलॉजी में भी जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरह की हम माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट भी रेडी किए हैं, तो आपको अगर चाहिए तो आप बता सकते हैं। आगे समझिए कि पॉस्चर ने सिद्ध किया कि बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। ये बहुत ही सत्य बात है, ठीक ना, कि पॉस्चर ने सिद्ध किया था और अप्रूव्ड किया था कि कोई भी बीमारी हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है। उन्होंने कॉलरा, अंथ्रेक्स और रेबीज जैसे टीके भी बनाए थे। की शब्द क्या दिए थे कि एटीन्यूएटेड वैक्सीन से, कमजोर जीवाणु से बनी वैक्सीन होती है। जो एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है वो कमजोर, मतलब कि जो वीकेंड पैथोजन होती हैं उनसे मिलकर के बनी होती है। पॉइसन ने लैब बेस्ड वैक्सीनेशन की भी नींव रखी थी, मतलब कि जो आर्टिफिशियल वैक्सीन तैयार हो रही है रेडीमेड, उसकी ये नींव भी रखी थी। 1888 में आगे की कहानी बनी। एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है बिरिंग्स और किस्टाटो, ठीक ना, ये दोनों मिल करके क्या किए, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का पता लगाए। बीमारी जानवर के सीरम से स्वस्थ व्यक्ति को प्रोटेक्शन मिला, ठीक ना, इन्होंने ऐसा बताया। इस खोज से पैसिव इम्यूनिटी की अवधारणा सामने आई। अब यहाँ पर समझिए कि पैसिव इम्यूनिटी की अवधारणा सामने आई। ठीक है, एंटीटॉक्सिन और पैसिमिटी दो शब्द इन्होंने डिस्कवर किया था। तो एंटीटॉक्सिन मतलब कि टॉक्सिन इम्यून न्यूट्रलाइजिंग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी जो रेडीमेड एंटीबॉडीज रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करती है, उसको बताया। नेक्स्ट स्टोरी यहाँ पर बढ़ी। 1891 से 1900 में एक और महान साइंटिस्ट हैं जिसको हम इली मैकनिकोफ हैं कहते हैं। इन्होंने फैगोसाइटोसिस की कहानी को बताया था। ठीक है, क्या बताया कि उन्होंने डब्ल्यूबीसी द्वारा रोगाणुओं को निगलने की जो क्रिया हो रही है उनको देखा, जिसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। मतलब कि जो डब्ल्यूबीसी के द्वारा सेल्स को इंगल्फ किया जाता है, तो ये फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा होता है। तो ये कब बताया था, इली के द्वारा बताया गया है। क्लियर। इस खोज से जन्म हुआ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हमेशा याद रखिएगा, इसी खोज के दौरान सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का जन्म होता है। ठीक है, आगे समझते हैं इनका कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या कहता है कि फैगोसाइट्स क्या होती हैं कि सेल्स दैट ईट द पैथोजन्स, ऐसी सेल्स जो पैथोजन को क्या कर रही है, ईटिंग करने का काम कर रही है। सेकंड टर्म ये बताया इन्होंने कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब कि टी लिम्फोसाइट आधारित जो सुरक्षा होती है उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहती हैं। अब स्टोरी आगे बढ़ी और यहाँ पर 1901 में पहुंच गई और एक और महान साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की। इन्होंने ये बताया कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम खोजा जिससे सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन संभव हुआ। ठीक है, एंटीजन्स के बारे में बताया कि रक्त की सतह पर मौजूद प्रोटीन्स हैं। ठीक है, मतलब कि जो सेल्स होती है, दैट मीन्स यहाँ पर स्पेशली जो आरबीसी होती है, उसके सतह पर, सरफेस पर जो जिस तरीके से प्रोटीन मौजूद होता है उसे एंटीजन प्रोटीन्स हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को रोकने से यह खोज क्रांतिकारी थी। ठीक है, मतलब कि जब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है उस दौरान पर ये क्रांतिकारी खोज मानी गई थी। 1950 में स्टोरी पहुंची और एंटीबॉडी स्ट्रक्चर का पता लगाया गया। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। साइंटिस्ट ने पाया कि एंटीबॉडीज 5 प्रकार की होती है। कब ये पता लगा लिया गया था, 1950 में, जिसमें से आईजीजी, आईजीए और आईजीएम होती है। ठीक, कीवर्ड्स इन्होंने बताया था कि बी लिम्फोसाइट्स मतलब कि एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स इसका एक टेक्निकल नाम है एंटीबॉडीज का। इसको याद रखिएगा, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज के बीच में, तो कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। इसका टेक्निकल नाम है एंटीबॉडीज का।
स्टोरी पहुंची 1975 में और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की डिस्कवरी हुई और किसके द्वारा हुई थी, कोहलर और माइलस्टेन के द्वारा हुई। इन्होंने ये बताया कि हाइब्रिडोमा टेक्निक से आइडेंटिकल एंटीबॉडीज बनाए जिन्हें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहती हैं। ठीक है, इन सभी का हमने डिटेल्स भी दे के रखा है, अभी तो ये इंट्रोडक्शन हमने एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज से यह कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज और डायग्नोस्टिक में अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, कौन, ये जो अपना मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक तरह की एंटीबॉडीज होती है और टारगेटेड थेरेपी में क्रांतिकारी भूमिका निभाती है। ठीक है, कुछ इसका क्यूब रिवीजन टेबल यहाँ पर हमने डाला है, समझ लेती हैं। देखिए, यहाँ पर ईयर है, डिस्कवरी है, साइंटिस्ट का नेम है और कीवर्ड्स और फोकस किस पे किया गया है। ठीक, ये सभी यहाँ पर इसके जो होता है रखा गया है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज और हम समझेंगे कि जो डिस्कवरी जैसे कि नेचुरल इम्यूनिटी, वेरियोलेशंस, वैक्सीन, जर्म थ्योरीज, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, फैगोसाइटोसिस, ब्लड ग्रुप, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये यहाँ तक इसकी क्रांतिकारी डिस्कवरी हुई। ये यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम दे के रखा गया है। कीवर्ड्स क्या क्या यूज किया गया है इस डिस्कवरी में, ये सब बताया गया है और साथ में किस चीज में फोकस किया गया है, ये आप इसको समझ सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। ठीक, कुछ एग्जाम के स्पेशल वर्ड यहाँ पर बताए गए, जैसे फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड्स जेनस है, सेड मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है इलिक माइस्टोफ ने किया, पैसिव इम्यूनिटी के एंटी टॉक्सिन या कि सीरम बेस्ड प्रोटेक्शन होती है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंटीबॉडी स्पेशली जो बी सेल्स पर आधारित होती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हाईली स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक टूल्स हैं। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट कह सकते हैं कि डिस्कवरीज। इसका हमने इंट्रोडक्टरी क्लास ऑलरेडी ले चुका है इम्यूनोलॉजी का, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल में जा करके। ठीक है, इसके बाद हम इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन से रिमेनिंग बचा हुआ था उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम कवर करेंगे हैं? और ये भी टॉपिक इसमें जो होता है संभवतः जितने भी रहेंगे हम सबको एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी करके। अगर किसी भी बच्चे या किसी भी स्टूडेंट को अगर इस टाइप की नोट्स चाहिए तो आप कमेंट